So people reduce consumption because of real income effect and because of substitution effect. अब हम क्या करने, और ये जो होता है ना प्राइस के इंक्रीज करने से x1 जो डिक्रीज होता है इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ये जो प्राइस इफेक्ट है ये इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में डिकम्पोज होता है। So how we can decompose this price effect into income effect and substitution effect? We can do it mathematically and we can do it graphically. लेकिन इस कोर्स के अंदर we will do only with the graphs. So let's work out with the graph and see how we can decompose the price effect and we can differentiate the counterparts of income effect and substitution effect. तो हम इसको ग्राफ में शो करते हैं। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया and I have here x1, I have here x2. ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है जी। और सपोज करो कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है, P1 डिक्रीज हो गई है, मतलब x1 इंक्रीज हो गई है। और इस x1 जो इंक्रीज हुई है इसके अंदर दो चीज़ें चल रही हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो रहा है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है और एक इनकम इफेक्ट आ रहा है। और दोबारा मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि दिस प्रोडक्ट इज़ कंपैरेटिवली चीपर बिकॉज इसकी प्राइस कम हो गई है। मैं अब वहाँ पे इंक्रीज का इफेक्ट बताया था, यहाँ मैं डिक्रीज बता रही हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें आ सकती हैं। सो आई एम डिस्कसिंग द डिक्रीज इफेक्ट। सो इफ प्राइस गोज डाउन द कंजम्पशन विल गो अप बिकॉज that commodity is comparatively cheaper as compared to its substitute, so people will buy more of it because of they are substituting this product with the other product. And income effect का मतलब है कि क्योंकि प्राइस कम हो गई है, so now this consumer can buy more from his nominal income available, so he is feeling himself richer, so because of his increase in real income, so he will buy more. अब ये दोनों चीज़ें जो है सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, इन दोनों में यानी बेसिकली तीन चीज़ें होगी ना। एक हो गया प्राइस इफेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। एक है इनकम इफेक्ट और एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दो में से ये विजिबल होता है, इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला एज अ डीकम्पोजिशन में निकलता है। मतलब अगर आप देखो तीन अननोन है, इनमें से अगर आप दो निकाल सकते हो तो तीसरा वाला जो लेफ्ट ओवर है वो तीसरा वाला होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम वैसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी थ्योरेटिकल रीजनिंग पर इनकम इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और प्राइस इफेक्ट ऑलरेडी विजिबल होता है। कैसे विजिबल होता है ये देखें, यहाँ पर मैं अगर ग्राफ बनाती हूँ आपको, ये आपके पास यू बार है और ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट है एंड यू आर बाइंग दिस मच ऑफ x1, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, सो दिस इज x1a, ठीक है। प्राइस गोज डाउन, P1 गोज डाउन एंड आपको पता है कि ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ से वही रहेगा। सो वी जस्ट हैव another tilt like this, and this is because of m by P1 prime. Let's say it's m by P1, ये प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है, प्राइम E1 नहीं है, ठीक है जी। और ठीक है जी, और ये हमारे पास m by P1 है, ठीक है, और ये हमने लाइन को एक्सटेंड कर लिया। सो यू कैन सी द कंज्यूमर इज शिफ्टिंग फ्रॉम हियर टू यहाँ पर u डबल बार, लेट्स कॉल इट पॉइंट C. So consumer has shifted from point A to point C and consumption of X1 has gone up from X1 to XC. तो जो मैं कह रही हूँ ना कि P1 प्राइस इफेक्ट विजिबल होता है, तो ये देखो XA से लेके X1C तक जो इफेक्ट है ये प्राइस इफेक्ट है। दिस इज ऑल प्राइस इफेक्ट, ओके, दिस इज ऑल प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट को मैं इधर लिख लेती हूँ, ये है X1A से X1C तक। अब इस X1A से लेके X1C तक कुछ हिस्सा इनकम इफेक्ट की वजह से और कुछ हिस्सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो डिकम्पोजिशन है वो हम कैसे निकालेंगे? अगर इसमें से मैं इनकम इफेक्ट को निकाल लूँ तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बाकी जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। दिस इज द वे वी डिकम्पोज द प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है जी। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस इनकम इफेक्ट को कैसे हम निकाल सकते हैं। निकालने का मतलब है हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, निकालने का मतलब निकालना नहीं है, ठीक है। सो कैलकुलेशन के लिए what we have to go back to the theory and we have to see what is meant by income effect. Income effect in this situation meant is whenever the consumer faces lower prices, so his real income goes up because he can buy more. So since he was initially buying at point A and because of reduction in prices he moves on to the price point C and his consumption of, अभी सिर्फ commodity 1 पे फोकस करें इसको अगर समझना है तो, so his consumption of commodity 1 increases from X1A to X1C. तो ये सारा का सारा इस प्राइस इफेक्ट which is containing partially the real income effect.
अब रियल इनकम इफेक्ट क्या है कि कंज्यूमर को फील हुआ कि उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होने की वजह से ही इज हैविंग मोर रियल इनकम, सो ही इज बाइंग मोर. तो his shift from A to C partially contains because of real income increase. तो अब हमें कैसे इसको निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है इनकम इफेक्ट. उसका मेथड ये होता है कि कंज्यूमर ने कंजम्पशन इंक्रीज की ड्यू टू इंक्रीज इन रियल इनकम बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस. अगर हम किसी तरीके से पैसे वापस ले लें उससे सच दैट ही इज बैक टू हिज ओरिजिनल पॉइंट, यानी कि उसकी रियल इनकम इंक्रीज हुई थी लेकिन हम उससे पैसे वापस नॉमिनल इनकम ले लें. सपोज इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि सपोज करो उसके पास इनकम थी 100 रुपये और प्राइस थी P1 5 रुपये और वो यूनिट बाय कर सकता. अगर वो सारे के सारे यही यूनिट बाय करता तो वो 20 यूनिट बाय कर सकता था. फिर प्राइस होगी P1 प्राइम, लेट्स से सपोज पहले थी 10 रुपये और ही कुड बाय 10 यूनिट्स. अब हो गई प्राइस 5 रुपये, क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्रीज का इफेक्ट डिस्कस कर रही हूँ. तो अब वो कितने यूनिट बाय कर सकता है X1 प्राइम, वो यूनिट बाय कर सकता है 100 डिवाइडेड बाय 20. तो कितने यूनिट का चेंज आया है, बेसिकली 10 यूनिट्स जो है वो एक्स्ट्रा बाय कर रहा है. पहले वो 10 यूनिट बाय कर रहा था, अब वो 20 यूनिट्स बाय कर रहा है. डेल्टा X1 है 20 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा बाय कर रहा है. अच्छा, अगर वो 10 यूनिट्स बाय कर रहा है तो लेट्स एक्स्ट्रा बाय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हम उसका रियल इनकम का इफेक्ट मेजर करना चाहते हैं, सो द इंक्रीज इन रियल इनकम विच हैज टेकन प्लेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस मेकिंग हिम बाय 20 units. If we take some money from him such that he is able to buy his original amount कितना था 10 यूनिट, तो हम उससे कुछ पैसे ले लें वापस, इतने पैसे ले लें कि वो वापस 10 यूनिट खरीद सके इस नई प्राइस पर. तो if we want him to buy 10 units so that we can identify the real income effect, तो इसका मतलब है कि 5 रुपए पे अगर वो चीज़ है अब, तो 10 यूनिट जो पहले वो बाय कर रहा था खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे. टू बाय 10 यूनिट्स एट प्राइस 5 ही मे नीड 50 रुपीज़. इसका मतलब है कि इसके पास जो टोटल नॉमिनल इनकम 100 है, अगर हम उससे 50 रुपये वापस ले लें, यानी उसके रियल इनकम का इफेक्ट जो कि रियल इनकम में इंक्रीज हुआ था वो न्यूट्रलाइज कर लें बाय टेकिंग अवे हिज मनी इनकम सच दैट ही कैन कम बैक टू हिज ओरिजिनल बंडल विच इज A. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसका जो रियल इनकम का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के डिक्रीज होने से उसको वो चीज़ों को बाय ज़्यादा कर रहा था दो वजूहात से. एक था रियल इनकम इफेक्ट जिसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. अगर हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो जो बाकी इफेक्ट बाकी रह जाएगा इंक्रीज इन कंजम्पशन की का, वो किसकी वजह से रह जाएगा, वो सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट रह जाएगा. सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि हम उसका इनकम का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कहते हैं कि वो तो न्यूट्रलाइज कर दिया हमने उससे नॉमिनल इनकम लेके, तो बाकी जो बच रहा है या इफेक्ट अभी भी आ रहा है इंक्रीज इन कंजम्पशन का, वो सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट है. अब जब आप किसी कंज्यूमर से उसकी नॉमिनल इनकम को डिक्रीज करेंगे, वापस लेने का मतलब डिक्रीज करेंगे, तो आपकी जो ये वाली लाइन है, अब ये रेलिवेंट लाइन है, ये क्या आएगी, शिफ्ट बैक करेगी. कहाँ तक शिफ्ट करना है, उसको वहाँ तक शिफ्ट करना है ताकि वो अपने ओरिजिनल यूटिलिटी पे वापस आ जाए जिसमें वो पहले था. तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ दिस लाइन टू दिस कर्व. नई लाइन पुराना कर्व, बस ये याद रखना है, पैरेलल बनाना है और टच करना है. टच का मतलब क्या है कि इट इज कमिंग बैक टू हिज ओरिजिनल यूटिलिटी लेवल विच ही वाज एंजॉयिंग बिफोर द रिडक्शन इन प्राइस. तो टच कहाँ पर आया, वो यहाँ पर कहीं पर आया. सो बेसिकली इफ यू लुक, ए पे था, सी पे गया, क्योंकि उसमें दोनों इफेक्ट्स थे, इनकम इफेक्ट का भी था और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी था. हमने उससे पैसे वापस ले लिए ताकि हम उसके इनकम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके. उसकी कंजम्पशन सी से कम होकर इस पॉइंट पे आ गई, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, और उसको नीचे लेके जाए, तो ये X1B. सो ये X1B क्यों है, ये रिडक्शन है. सो बेसिकली ही मूव फ्रॉम A to C बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्रीज and that was containing the income effect and substitution effect. We taken away the income effect and brought him back to point C, B, and he reduced his consumption by this much. इसका मतलब है अगर उसको मैं पैसे वापस दे दूं जो मैंने उससे लिए हैं तो वापस C पे शिफ्ट करेगा. तो B से C पे मूवमेंट किस वजह से आ रही है, इनकम के चेंज होने की वजह से. तो ये जो पार्ट है ये वाला B से XC तक, ये है इनकम इफेक्ट, और ये पूरा का पूरा क्या था, प्राइस इफेक्ट. तो ये क्या बचा, ये वाला, ये डेफिनेटली सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये सब्सटीट्यूशन है. तो A से B तक
A से B is substitution effect, B से C is income effect and A से C is price effect. ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो A और B एक ही कर्व पर है, तो ये along सेम कर्व, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है along सेम कर्व होता है, और इनकम इफेक्ट जो होता है वो along डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। तो ये एक तरीका है इनकम इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज। सो डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनको इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड स्लास्की इक्वेशन। सो स्लास्की, ये हमने स्लास्की को वर्कआउट कर लिया है। ठीक है जी, तो नीचे जाते हैं और हमें आई डू वन मोर थिंग। कैसे करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, एक सीधी लाइन बनानी है, एक व्यू डिस्टेंस बनाना है, प्राइस को डिक्रीज करना है। ठीक है जी, एक कर्व ऊपर बना लेना है और फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर टच करता हुआ, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और इस पे टच करता हुआ एक पॉइंट आपने ड्रॉ कर लेना है और इसको बी कह देना है। यहाँ से यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बी से लेके सी तक इनकम इफेक्ट, और ये पूरा क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट। ये आसान तरीका है। इसी तरह से प्राइस अगर आपके पास डिक्रीज की बजाय इंक्रीज आती है तो यू विल गो इनसाइड। ठीक है जी, ये आपका ओरिजिनल कर्व है u बार 1, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आप आ गए u बार 2, ये पॉइंट सी पर आ गए, और उसके बाद यू विल हैव टू टेक दैट कंज्यूमर बैक। याद रखें, न्यू बजट लाइन और पुराना कर्व, ये रूल है, न्यू बजट लाइन और पुराना कर्व। और न्यू बजट लाइन ये है तो इसकी स्लोप भी आपने चेंज नहीं करनी, तो ये आपकी स्लोप है। ठीक है जी, ये आ गई इसके पैरेलल और नया इंटरफेस कर, ये है पॉइंट बी। अब आप देखो ये क्या था, ओरिजिनल पॉइंट, ये रिडक्शन क्योंकि प्राइस इफेक्ट है, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है। ए से बी जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और बी से सी जो है वो इनकम इफेक्ट है। ये वही चीज़ है, बस इंक्रीज इन प्राइस का केस है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब इससे हम डिमांड फंक्शन, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था डिमांड फंक्शन, जवेरिया ने शायद, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब उसका जवाब है कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी, वी डिफाइन डिमांड एज विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो अब आप देखो जवेरिया कि ये विलिंगनेस को शो करती है चीज़, और लाइन जो होती है एबिलिटी को शो करती है, और अब हम इसी ग्राफ से डिमांड फंक्शन निकालेंगे। सो बेसिकली वी विल प्रूव के डिमांड फंक्शन कंटेन्स द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ज्वाइन टुगेदर। सो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन क्या क्या, प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका मतलब बहुत सारी प्राइसेस और कौन सारी क्वांटिटीज। बहुत सारी प्राइसेस का मतलब है कि इस ग्राफ में प्राइसेस चेंज हो रही होंगी, राइट। तो जब तक अगर वो चेंज नहीं होंगी तो हम कैसे डिमांड फंक्शन निकालेंगे। सो लेट्स सी द सिचुएशन। हम x1 का डिमांड फंक्शन निकालने लगे और हम ग्राफ करेंगे ये वाला। देखिए मैं क्या, व्हाट आई विल डू, आई हैव दिस बजट लाइन, आई हैव दिस वन बजट लाइन, and I have that one bajat line. What is happening? Price is continuously decreasing. That's why consumer is coming up. M by P1, M by P1 prime, M by P1 double prime. Where P1 double prime is lesser than P1 prime is lesser than P1. इस पे ये ग्राफ बन रहा है, इसके ऊपर ये ग्राफ बन रहा है, और इसके ऊपर ये ग्राफ बन रहा है। अब मैं डिकम्पोजिशन नहीं कर रही, आई एम जस्ट वर्किंग दैट इफ चेंज इन प्राइस इज टेकिंग प्लेस, then how change in x1 takes place. That's what I'm working. So see, I have decreased from P1 to P1 prime to P1 double prime, and I have got 3 points A, B, C, right? What I'll do now, I will try to derive the demand function from this, because demand function is a relationship between different prices and different quantity demanded, and you can see all these curves are related with different prices, and we are getting actually different consumption levels, as you can see from here. So look, if I take this down, this is X1A and it is compatible with P1, which is the highest price. So this is P1. Now this one is X1B and it is compatible with lower price as compared to P1. So let's say this is a lower price. This is point A, this is point B. And let's take this down. It is X1C and it is even lower price. So P1 prime, P1 double prime, and this is point C. Let's join these 3 points and you will get a negatively sloped function which is demand function, जिसे कहते हैं ये है मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे हिक्सियन डिमांड फंक्शन, वो बाद में पढ़ोगे। फिलहाल
ये मार्शलियन डिमांड फंक्शन है एंड दिस इज सो जवेरिया कैन यू सी दैट कि every point on the demand function is taken from the combination where we have willingness and ability is matching. See this? willingness and ability matching. In fact जो बीच के segments है ये भी different इसी अगर आपने ये बड़ी बड़ी prices change की अगर आप इसको बहुत थोड़ा change करो so actually you will be able to get each and every point of demand function by the combination of willingness and ability attached. So here we go with the demand function. तो अब मैं आपकी ज़रा बुक को रिव्यू कर लूँ एक दफ़ा. आपकी किताब है वेरियन इसमें कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड ये हमने नहीं पढ़ना. प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये प्रोड्यूसर के लिए, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे. ठीक है. तो कंज्यूमर इंडिविजुअल मार्केट डिमांड 111 पेज हम देखते हैं. बजट कॉन्स्ट्रेंट वी आर डन. ठीक है, ये सारा कंज्यूमर चॉइस भी हो गई. कॉर्नर सोल्यूशन भी डिस्कस हो चुका है. ये देखिए, रिवील प्रेफरेंस नहीं पढ़ना, रैशनिंग भी नहीं पढ़ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी नहीं पढ़ना, पैशेज इंडेक्स सब नहीं पढ़ना. समरी, मूविंग ऑन. Here we go. Individual demand. Look, PCC discussed earlier. Income change, income consumption curve and angel curve discussed earlier. Inferior good सारी डिस्कशन हो चुकी है. और इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आज बताया मैंने, ये आपको बता दिया सारा. ठीक है जी, ये देखिए इसी तरह से किया हुआ है. और गिवन गुड एंड नॉन इंफीरियर गुड के लिए आपने करना. इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड क्या है? इज नथिंग कि ये प्राइसेस है, ये इंडिविजुअल ए का डिमांड फंक्शन है, बी का, सी का, मार्केट क्या है, सबको जमा कर लो. तो वन प्राइस पे मार्केट डिमांड है 6 + 10 + 16 ये आ गया. और जब आप इसको ग्राफिकली शो करते हो तो मार्केट डिमांड फ्लैटेस्ट होता है. बस ये कोई ख़ास बात नहीं है. इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक की सब चीज़ें हम कर चुके हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज छोड़ दें. एक्चुअली वी आर डन. ठीक है, अभी एक्सरसाइजेस वगैरह आपने अटेम्प्ट करनी है, खुद देखनी है. और हमारा ये कंज्यूमर थ्योरी का चैप्टर क्लोज हो गया है. अब आपके 2 काम रह गए. यू विल हैव टू वर्क आउट, ये होमवर्क है. वर्क आउट क्लास की इक्वेशन फॉर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड. ये मैंने क्लास में करा दिया. प्राइस डिक्रीज केस, सब में प्राइस डिक्रीज केस आपने डिस्कस करना है. ठीक है जी, और ये आपने होमवर्क के तौर पे करना है. ठीक है जी, सो वी आर डन. थैंक यू सो मच.